हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर गुड ऑल। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। 23 फरवरी 2025 को जो आरडब्ल्यू पे मौका है आरपीएफ का, उसके मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह हम कम समय में इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, रजिस्टर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मौका लगाया था, उसके अंदर मेरे नंबर आए थे, इसमें दिखा देता हूँ 86 नंबर आए थे। और अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैथ के क्वेश्चन को किस तरह मुझे आसान ट्रिक में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1254216 निम्नलिखित में से संख्या से विभाज्य है। तो इनमें से 11 से विभाज्य का रूल होता है कि विषम संख्याओं का योग या तो 11 के गुणा के हो, या फिर विषम संख्या को योग घटाने पे 0 आ जाए तो 11 से भाग चला जाएगा। जैसे 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14। और वापस इधर से विषम देख लेते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो 14 में से 7 गए तो 7, तो ये तो नहीं जा रहा। 11 से फिर 5 का पीछे 5 या 0 आना चाहिए, तो 5 से जाएगा तो 5 भी नहीं होगा। 8 से देखते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? पीछे की 3 संख्या है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो तीन लास्ट की 3 डिजिट को हम 8 से भाग दे देते हैं। तो 8 एक 8 8 16, कितने बचे? 5। और ये 6 56, तो 8 7 56, तो ये 8 से पूरा पूरा जा रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कितना परसेंट ब्याज देखना है, फिर उसके बाद में हम जो जो ब्याज की दर आएगी उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे और हमें समय अवधि पता चल जाएगी कितनी है। जैसे हम देख लेते हैं 2050, ये 20,000 कितना परसेंट है? 2050, ये हम राशि कौन सी थी? 20,000, तो 20,000 को नीचे लिख देते हैं और गुणा 100, तो हमें निकल के आ जाएगी कितना परसेंट है 2050 20,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ये इस जीरो को हटाया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और इसको फिर काटा, तो ये 10.25। तो ये ब्याज समय बता रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1 साल का 5%, दूसरे साल का भी 5%, तो ये 2 साल लगेगा। 2 साल का ही होता है 10.25 में। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है A+B+A×B/100। तो हम 5% की 2 बार लगा के रख लेते हैं। 5 + 5 + 5 × 5/100। 5 और 5 10 प्लस 55 25। और ये 2 जीरो नीचे ऊपर आया तो पॉइंट लग गया, तो ये 10.25, तो यही 10.25 आ रहा है। तो ये 2 वर्ष के लिए ब्याज था। तो इसका आंसर है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A/B/C। तो ये 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। B और C ने 4, 2 और 3 महीनों के अनुपात में निवेश किया। तो जितनी इन्होंने पूंजी निवेश की और जितने महीनों के लिए की उनको गुणा कर लेते हैं। तो A ने कितने 4 महीनों के लिए किया, B ने 2 महीनों के लिए, और C ने कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। तो इनको गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 5 एक 5, 5 10, 5 तिया 15। तो ये 15 आ गए। अब ये बता रहा है कि निवेश किया। अब ये सी का लाभ 1,47,000 एक के हिस्से से अधिक है, यानी सी का जो लाभ है वो एक के हिस्से से 1,47,000 अधिक है। तो सी एक ए से कितना अधिक है? तो ये सी से 15 में से 8 गया तो 7, तो ये 7 अधिक है। 7 की वैल्यू क्या दी गई है? 1,47,000, तो 1,47,000। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 7 दूनी 14, 2 7 एक 7, ये 2 जीरो, तो एक की वैल्यू निकल गई 21,000। अभी इसने पूछा है कि बी क्या लाभ बताए। बी की वैल्यू कितनी है? 6। तो 21,000 को हम 6 से गुणा कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगी 1,26,000, यानी 12,600, सॉरी 1,26,000। तो 21,000 एक की वैल्यू, तो हम 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6, और 6 दूनी 12, और ये 2 तिक्का 10, सैकड़ा 1000, 10,000। ये कितने? 1,47,000, 1 जीरो एक्स्ट्रा था, तो इस तरह ये यहाँ पे ए की वैल्यू 21,000 आएगी और 6 की वैल्यू 1,26,000 आई जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 लीटर वाले मिश्रण को 30% मदिरा और बाकी पानी है। तो 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें मदिरा और वाटर का अनुपात कितना दिया? 30% मदिरा है। तो 25 का हम अगर 30% निकालेंगे तो 30 × 100 होगा। 25 का 4 बार जाएगा और इसको 30 को 4 से करेंगे तो आएगा 7 चौक 28, बचेगा 2, 0.0 लगेगा 20 हो गया, 7×5, तो 1% की वैल्यू आ गई, नहीं 25% की वैल्यू आ गई 7.5। तो मदिरा कितना है? 7.5 है। जो बचेगी वो वाटर निकल जाएगा। तो 25 में से 7.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 17.5।
तो अब इसने कह रहा यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 17.5 पहले था, अभी 5 लीटर और पानी मिला दिया तो कितना हो गया ये 22.5 लीटर हो गया अभी। तो ये कह रहा है कि नए मिश्रण में मदिरा का अनुपात, तो मदिरा तो पहले जितनी थी अभी भी उतनी रहेगी, तो नए मिश्रण में मदिरा का अनुपात बताना मदिरा का। तो 7.5 तो ये है ही, और इन दोनों का ये मिश्रण कितना बन गया 12.5 और 7.5 30 का। तो ये 30 लीटर गुणा 100, ये पॉइंट हटाए नीचे जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटा जाएगा 25%। तो नए नए मिश्रण में मदिरा का परसेंटेज 25% है, तो इसका आंसर है 25%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताइए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमें दी गई है 700 मीटर इंटू समय, तो ये 6 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे, तो 6×36, तो ये 360 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये इसको हमें किलो ज़्यादा में चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा इस तरह 5/18 होता है ये, तो इसलिए हम ज़्यादा इस तरह याद रखना चाहिए। अगर ये कम से ज़्यादा में जा रहा है तो हमें ज़्यादा से गुणा और कम से भाग करना चाहिए, और अगर ज़्यादा से अगर कम में आना है तो हमें ज़्यादा से कम में आना है तो फिर हमें कम से गुणा ज़्यादा से भाग। इस तरह अभी हमें मीटर पर सेकंड कम है, इससे ज़्यादा हम किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो हमें कम से ज़्यादा में जाना है तो हम ज़्यादा से गुणा और कम से भाग, ये आ जाएगा 18/5। इसको आंसर सोल्व कर लेंगे, तो 18 एक जीरो से एक जीरो चला गया, 18×2 = 36, और 2 से 17 काटा तो 35, 35 में 5 का भाग दिया तो आया 7, तो इसका आंसर आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा के विद्यार्थी 22,900 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जितने विद्यार्थी उन्होंने उतनी ही राशि दान किया, यानी ये उस संख्या का स्क्वायर पूछना चाहता है साफ साफ शब्दों में। तो हमें इसको स्क्वायर देखना है, तो हमें इसमें ऑप्शन को चेक लेना है। तो ऑप्शन में 7×7 = 49, एक आ रहा है, नंबर 81, तो इसका तो स्क्वायर लास्ट में एक आ रहा है, तो ये 9 तो होगा नहीं। फिर 3 को देगा, 3×3 = 9, तो ये हो सकता है, और एक में एक, तो इन दोनों में से एक होगा। तो हम 47 को करके देख लेते हैं, 47 × 47, तो 7×7 = 49 का 9, हासिल का 4, फिर 7×7 7×14 7×21 7×28, और हमें अगर दो को हम शॉर्ट में गुणा करना चाहते हैं तो हमें पिछले वाले को गुणा कर लेना चाहिए। तो 7×7 = 49 का 9, हासिल का 4, फिर हमें इसको हासिल कर लगा के इन दोनों को गुणा कर लेना चाहिए क्रॉस में। तो 7×7 7×14 7×21 7×28, और फिर इन दोनों को 28 करके प्लस, फिर इन दोनों को क्रॉस में गुणा और कर लेंगे, तो 7×7 14 7×21 7×28 28 और 28 56 56, और फिर ये 4 बचे थे उनको प्लस कर लेना है, तो अब गया 60। तो हम 60 के यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे, फिर 4×4 = 16 16 और 6 4×4 = 16 और 6 को जोड़ लेंगे तो 22, तो 2209, तो आंसर आ रहा है 2209। तो इसका आंसर है 47। ये 47 व्यक्ति थे और उन्हें इनके बरोबर किया, तो 47 का स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर भी 47 से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब होता है हमें इसका औसत ज्ञात करना है, यानी सभी संख्या को जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग देना है। तो हमें 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, तो और कितनी संख्या हो गई 20, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल गया 4, तो इसका औसत है 4, तो इसका आंसर भी है 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। तीन तीन साल पहले पहले माँ की उम्र 30 साल थी, तो बेटे की वर्तमान आयु है। तो 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद 50 वर्ष होगी, तो वर्तमान में कितनी है, तो इसमें बेटे की भी 3 साल माइनस होगी और उसकी माँ की भी, तो 3 3 6, तो ये टोटल उम्र है 3 साल बाद ये उसकी बेटे की और उसकी माँ की। तो इन 50 में से 6 माइनस कर देंगे तो इन दोनों की टोटल वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 50 में से 3 और 3 6 निकाल तो 44, 44 उनके बेटे की और उसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, तब इसको कर लेते हैं। अब ये बता रहा है 44, अब इसने कहा है कि 3 साल पहले, तो ये 3 वर्ष बाद थी, तो वर्तमान की है, और अब क्या है 3 साल पहले, तो इसमें भी हमें 3 साल पीछे जाना है। 3 साल पहले माँ की उम्र 30 साल थी, तो हमें इन 44 में से 3 साल तो उस माँ की और 3 साल बेटे की, फिर से 3 और 3 6 को माइनस करना है। तो 44 में अगर 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38। तो 3 साल पहले ये उन दोनों की कुल उम्र है 3 साल पहले। तो उसमें कह रहा है 3 साल पहले माँ की उम्र 30 थी, अगर 3 साल पहले माँ की उम्र अगर 30 साल थी
तो अगर 38 में से 30 घटा देंगे तो बेटे की उम्र 8 साल थी, 3 साल पहले, तो इन दोनों का अब जोड़ करेंगे तो 38 हो जाएगी। अभी कह रहे हैं बेटे की वर्तमान, तो ये 3 साल पहले बेटे की उम्र 8 साल थी, तो वर्तमान निकालने के हम 3 इसमें प्लस कर देंगे, तो 8 और प्लस 3 कितने हो गए 11, तो बेटे की वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगी। तो बेटे की वर्तमान उम्र है 11, तो इसका आंसर भी होगा 11। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अगर हमारे पास कम टाइम है तो हमें ऑप्शन से कर लेना चाहिए जल्दी। अगर ऑप्शन आसान दिख रहे हैं, जैसे जैसे इसमें दिख रहे हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें हम करेंगे तो हम इस तरह मान लेंगे, जैसे अभी इसका दिखा देते हैं सॉल्यूशन, कि इसमें क्वाड्रेटिक पहले हम एल 3x एक्स मानना, और ये लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है तो 3x हो गई। फिर हमें इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसको हम लंबाई हमने चौड़ाई मानी थी x और लंबाई मानी थी 3x, तो इनको दोनों गुणा करेंगे 3x इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर बनेगा। फिर लंबाई में से 7 माइनस करेंगे, चौड़ाई में 7 जोड़ेंगे, फिर इसको वापस हम गुणा करेंगे 3x माइनस 7, फिर x प्लस 7, फिर 3, इस तरह करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट में करना चाहे तो हमें ऑप्शन से कर लेना चाहिए। तो हमें पहले ऑप्शन से मान लेना चाहिए, तो अगर पहले से निकल जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पे चलते हैं। तो उसने कह दिया कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई लिख देते हैं। तो ये कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हमें पता नहीं है कि इसकी चौड़ाई लंबाई क्या है। तो ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम हो जाता, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये 2 ऐसे ले 21 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी, तो हम ये मान लेते हैं पहले आयत की लंबाई, तो इसमें हम आयत की लंबाई जैसे 15 मान लेते हैं, आयत की लंबाई है 15। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 5 थी तभी ये इसकी 3 गुनी हुई। तो इसका अगर इन गुणा, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 15 में 15, 15 30 45 होगा, 60 5 75, तो इसका 75 सेंटीमीटर होगा इसका क्षेत्रफल। तो ये कह रहा है कि ये वर्तमान है। अब लेकिन इसने बता रहा है कि अगर उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी, पहले 15 थी, अगर 7 सेंटीमीटर की कमी होती है कि 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8। और ये कह रहे हैं उसकी चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि, तो पहले 5 थी तो इसकी 7 की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 और 7 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 5 और 7 12, 5 और 7 कितने हो गए 12। अब इन दोनों को ये भी इसका इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 और 8 कितना होता है 96। अब ये कह रहा है कि ये कम करने के बाद उसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं 21 आ रहा है, तो 96 ये घटाने के बाद 96 इसको 75 माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 5 गया तो 1 और 9 में से 7 गया तो 21, तो 21 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इसका आंसर सही है। तो ये इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है। इस तरह का अगर मान के करेंगे तो इतने आसानी से निकल जाएगा, वरना इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लंबा बन जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 256 1/2 माइनस 1331 1/3 प्लस 23 इंटू 13 का मान क्या है। तो हमें ये 356 का ये इस तरह अगर रूट लगा हुआ होता है, अगर इसको इस तरह लिखो या फिर इसको 256 को 1/2 लिखो, ये दोनों सेम ही है। और अगर इसको जैसे हम लिख देते हैं 1331 को जैसे यहाँ क्यूब लिखो या फिर 1331 1/3 लिखो, इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसने थोड़ा सा उलझाने के लिए इस तरह लिखा है। जब 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का, तो यहाँ लिख देते हैं 16 माइनस का चिन्ह। और 1331 किसका क्यूब होता है, ये होता है 11 का, तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं, प्लस 23 इंटू 13, तो इनको दोनों गुणा कर लेंगे। 13 में 13 26, 33 39 का 9 हासिल का 3, 13 में 13 26, 26 और 3 कितने 27 29, तो 299 प्लस। अब ये 16 में से अगर 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 5, तो 219 प्लस 5 कितने हो गए 304, तो इसका आंसर होगा 304 जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं, तो कितने शंकु बनाए गए। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में ये हमें आयतन समान करना पड़ता है। दो दो वैल्यू दी, दो चीज़ें दी गई होगी, बेलन गोला शंकु भी, और उनका आयतन समान करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसमें पहले बताया गया उसके धातु के बेलन पिघलाकर ऊंचाई धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं। तो हमें बेलन और शंकु का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंच। और इधर शंकु का आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच।
शंकु का आयतन पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होगा। तो पाई से पाई की वैल्यू कट जाएगी, हमें बताइए। पाई से पाई की वैल्यू कट जाएगी। अब ये इसकी बताइएगी बेलन की त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 3 9 इंटू ये ऊंचाई कितनी है 5, तो 5 लिख देंगे। इधर आ जाएंगे, ये 3 इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में आ जाएगा, तो इधर इसको इधर भी आके गुणा में कर देंगे। उसके बाद में इसके शंकु का इस त्रिज्या कितनी बताई है इसने, शंकु की त्रिज्या बताई है 1 और ऊंचाई कितनी बताई 1, तो हम उसकी ऊंचाई लिख देते हैं 1 और ये उसकी त्रिज्या बताई 1 तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 होता है। तो हमें अगर इसको अगर का मतलब होता है मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। अगर मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें इसको 10 से भाग देना पड़ेगा। तो हमें 1/10 इंटू 1/10, क्योंकि आर की वैल्यू 2 है तो हम 2 बार लिखेंगे 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो कितने शंकु बनेंगे वो निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे एन लिख देंगे, इतने शंकु बनेंगे, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को इनको पहले गुणा कर लेते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 इंटू 5 135, 135 और ये नीचे दो भाग में तो इधर जाके गुणा में हो जाएंगे। तो 10 और 10 100, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो कितने शंकु बनेंगे 13,500, तो इसकी वैल्यू आ गई 13,500, तो 13,500 शंकु बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो 12 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वह 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, यानी उसकी वैल्यू है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगला आगे ये बताया गया है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर घंटा कम हो जाए तो 60 किलोमीटर में से 5 कम हो जाए तो कितनी बचेगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर समय का सूत्र क्या होता है दूरी, तो दूरी हमें दी गई 22 किलोमीटर, दूरी बटा चाल, तो चाल 55 किलोमीटर है। तो हम इसमें दोनों में 11 से हम काट सकते हैं, तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 2/5। और इसको मिनटों में बनाना है तो इसको गुणा 60 कर देंगे। तो 5 से जो काटेंगे तो 5 की 60, इन दोनों गुणा कर लेंगे 2 इंटू 12 को, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 24 मिनट। तो ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा को दूरी तय करने में 24 मिनट 12 दूनी 24, तो ये 24 मिनट लेगा। आंसर है 24 मिनट। 70 लड़कों को एक शिविर में 36 दिनों की भोजन की व्यवस्था, यदि शिविर में 50 और लड़के शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, यानी कितने मेन या लड़के हैं तो 70 लड़के हैं, उनके भोजन कितने दिनों के लिए 36 दिनों के बराबर करेंगे। अब 50 लड़के और बढ़ गए तो 70 और 50 कितने हो गए 120, तो कितने दिनों के लिए चलेगा इसका बताना है। तो हम इसको ये इधर गुणा में तो जाके भाग में हो जाएगी, तो भाग करेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से 36 को काटेंगे, 12 के बाद 24 बातें 36, तो इसका आंसर निकल गया 7 7 7 21, तो 21 दिनों के लिए खाना चलेगा। तो इसका आंसर होगा 21। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि 2/5, 8/15, 4/27 का लघुत्तम समवर्तन एलसीएम बताना है। तो इनका एलसीएम इस तरह लेंगे 2/3, 8/15 और 4/27 है। तो जो पूछा गया होता है उसका ऊपर वाले को वो निकाल देते हैं। जैसे इसने एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल देंगे और इसने नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अगर ये एचसीएफ पूछता तो हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते, लेकिन इसने पूछा है एलसीएम, तो हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली का एचसीएफ। ठीक है। अब एचसीएफ, तो हमें एचसीएफ होता है सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो सबसे बड़ी संख्या 3 होगी, जो 3 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 27 से कटेगी। अब इससे बड़ी होगी 6, तो 6 3 से नहीं कटेगी, इनसे भी नहीं कटेगी, तो एचसीएफ आएगा इनका 3 और इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 8। 8 का ये 8 8 8 में भी चला जाएगा, 4 में भी 2 बार चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8/3। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 8/3, तो इसका आंसर भी है 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा ABC एक वर्ताकार स्टेडियम के प्रेरित घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड, 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है, वो एलसीएम इसका आंसर होता है। तो इसने बताया कि वो 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक दूसरे जो क्रमश 42 63 और 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। तो इनका अगर एलसीएम जो निकालेंगे भाई वो एक चक्कर एक साथ चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ बिंदु मिलेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वही वो इनको पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलने का समय आएगा। तो हमें 42 63 और 84 का एलसीएम निकाल दें तो हमें 21 बार जाएगा, तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84। अब इनमें कुछ कॉमन जा नहीं रहा है तो इनको इन दोनों में कॉमन जा रहा है 4, इसमें जा रहा है 2, तो इसमें 2 एकम 2, यहाँ पे 2, ये 2 का 4 में जाएगा 2 बार, यहाँ 3। अब इसमें कॉमन नहीं जा रहा है तो 3 दूनी 6, तो इनका एलसीएम लिख देंगे, यहाँ 3 दूनी 6 और 21 दूनी 42, तो 42। तो एक 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 24, तो 246
सेकंड। तो इनका आंसर निकल के आ जाएगा 246। सॉरी 6 दूनी 12 होगा, तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 8, 6 चौक 24 और 1 25। तो इनका आंसर निकल आएगा 252 सेकंड। जैसे इसमें दिया गया है 252, तो इसका आंसर भी होगा 252। इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना पड़ता है हमेशा। तो इसका आंसर 252 सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/36 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर बार। तो इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि इस तरह के क्वेश्चन में करना पड़ता है, जैसे 3.36 है, तो हमें 336 लिख के जिनके ऊपर बार होता है उनको नहीं, जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनको घटा देता है। जैसे ये 3.36 से 3 को 336 मानो, तो 336 में से 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 336 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा 333 बटा जिनके ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे। तो 2 की संख्या के ऊपर बार है 2 9 लगाएंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है उनकी जगह 0 लगा देंगे, तुम 0 लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। जब वही सेम प्रोसेस करेंगे तो 205 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 205 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 203। 2 संख्या के ऊपर बार बार है, तो जितनी संख्या बार है उतने 9, बाकी की बार नहीं है तो 0, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। फिर 133 है, तो 133 तो यहाँ पे लिख देंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 133 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 132। 132 2 संख्या के बार तो 2 0, 2 बार 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 990 आ जाएगा। अब ये इस संख्या को जोड़ लेते हैं, तो 333 माइनस 203 प्लस 132, तो इनको हम घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो इसमें से अगर 333 में से अगर 203 निकालेंगे तो ये निकल के बचेगा 113 बचेगा। तो 113 प्लस 132, तो ये निकल के आ जाएगा 3 और 2 5, 3 और 1 4, 245। तो इसकी वैल्यू ये निकल के वापस इसमें से एक बार निकाल लेते हैं। जैसे पहले इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, 333 132, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 445। इसमें से 203 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, 6 में से 0 तो 6, और 4 में से 2 गया 2, तो इसकी वैल्यू निकल गया 262। तो इसकी आंसर आएगा 262 अपॉन 990। लेकिन इसमें बिन में नहीं है, इसे बार में व्यक्त करना है। तो बार में व्यक्त करने के लिए इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसको हटा के यहाँ पे एक संख्या के आगे यहाँ पे लगाने देना है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या के बाद 9 है, तो हमें 2 संख्या के बाद बार लगाना है। लेकिन बार लगाने से पहले हमें पता है जो अगली वाली संख्या होती है उसको घटाना पड़ता है, लेकिन इसमें हम बार लगा रहे हैं तो ये दो जोड़ेंगे कि जो बार से बाहर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.64 और 6 और 4 के ऊपर बार, तो इसका आंसर होगा 2.64 के ऊपर बार, जैसे इसमें दिया गया है 2.64 के ऊपर बार। तो इसका आंसर होगा सी। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है, तो 30% बढ़ी। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। तो पहले 10 से 3 बढ़ी तो कितनी हो गई, 13। अगली बार गया 15% कम हो गई, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी कि 20 से 3 कम हो गई, यानी 17 हो गई। 13 और इन दोनों को गुना करेंगे, जो संख्या आएगी उसका मान दे रखा है 11,050। तो इसको एक ही, अगर इन दोनों को गुना इससे हम भाग करेंगे 1,000, जैसे यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, जैसे 11,050 को हम 11,050, ये 11,050 है, तो 11,050 को हम 13 और 17 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर जिस 1 की वैल्यू को फिर 10 × 20 इससे गुणा कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 13.65, 13 7 91, 13 8 104, तो 13 8 104, फिर 110 में से 104 गए तो 6 और 5 65, तो 13.65 और 0 को 0, फिर 17 काटेंगे 17.85, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, 1 की वैल्यू निकल आएगी 50। फिर 20 और 10 को गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200। 50 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस 200 को हम 50 से गुणा करेंगे तो हम पहली दो वर्ष पहले की जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो 1 2 3 0 के 3 0, 1 2 3 5 2 10, तो इसका आंसर निकला है 10,000। तो इसका आंसर है 10,000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के कितने विषयों में, पहले यहाँ से ऊपर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वर्तारे एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में ABCD में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन दर्शाया गया। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 है और उसने कुल 600 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो ये पूरा गोला है जो 60 डिग्री 84 डिग्री बता रहे थे, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, हमें पता होना चाहिए। अगर परसेंटेज में वैल्यू हो तो हमें इसको गुणा जोड़े बिना हमें पता रहना चाहिए 100% होगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री में दे रखा है तो इसकी वैल्यू 360 होगी, क्योंकि पूरा गोल सर्कल का डिग्री की वैल्यू हमें पता है 360 डिग्री होती है। तो 360 को हम नीचे लिख देते, 360
बटा कितना है 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7 5 35, 1 तो 72 डिग्री। तो जो 72 डिग्री से ज़्यादा है वही औसत से ज़्यादा होगा, क्योंकि औसत तो इनका 72 डिग्री आ रहा है। तो इसमें 60 डिग्री, ये 72 से कम है तो ये नहीं होगा, ये 84, ये एक ज़्यादा है औसत से, 76 ये 72 से ज़्यादा, तो एक ये 2 आ गई, ये औसत से ज़्यादा है, ये 72 औसत के समान है तो ये नहीं होगा, ये भी 72 से कम है तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 2। तो इसका आंसर है औसत से ज़्यादा सिर्फ 2 विषय में, तो इसका आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का आधार बताए, तो हम मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार और यहाँ पे ऊंचाई कर लेते हैं। तो इसने बताया समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो ऊंचाई मान लेते हैं हम x, तो आधार इससे 2 गुना तो 2x हो गया। और अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एल, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो इसने आधार कितना दिया गया, इसमें 2x, और ऊंचाई कितनी दी गई x, तो इनकी वैल्यू निकल के आ जाए तो 2, यहाँ पे कर लेते हैं 2x इंटू एक्स करेंगे या 2x² निकल के आ जाएगा। उसने वैल्यू दी है 392, यहाँ पे 392, इसको आगे 392 कर लेंगे, 2 से जो काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1 और 9 19, तो 9 2 नाम 18, फिर बचे 1 और 2 तो 6, 2 2 6 12, तो 2 इसको x² की वैल्यू 196, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। उसने पूछा क्या है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमने ऊंचाई कितनी मानी थी, ये रही उसकी ऊंचाई मानी थी x, तो x की वैल्यू 14 है तो इसकी ऊंचाई भी x होगी। और उसकी आधार अगर पूछे तो आधार हो जाएगा, आधार उसका डबल हो जाता है 14 28, तो 28 आधार हो जाता है और उसका ऊंचाई x है, लेकिन इसने ऊंचाई पूछी है तो इसका आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि धारा की दिशा में मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो ये धारा की दिशा में यानी B+W, धारा की दिशा में होता है, धारा की दिशा में 2 घंटे में, तो दूरी इसके धारा की दिशा में चाल निकालने के लिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 24 किलोमीटर है और समय कितने है 2 घंटे, तो इसके धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में बता रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल निकालेंगे तो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और ये कितने देर में करता है 1 घंटे में, तो धारा की विपरीत आ जाएगी 10 किलोमीटर इसकी चाल प्रति घंटा। अब इसने पूछा है कि मोटर बोट की शांत जल में चाल, तो हमें अगर मोटर बोट की चाल निकालनी होती है तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, इन दोनों को जोड़ के हमें 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें नाव की चाल निकल के आ जाएगी। तो 12 और 10 कितने हो गए 22, 22 को हम 2 से भाग देंगे तो 11, तो बोट की चाल निकल आ जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर है 11 किलोमीटर। अगर यहीं पे हमें धारा की चाल पूछता, अगर धारा की चाल पूछता तो हमें धारा की चाल के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों से घटा के 2 से डिवाइड कर देगी थे। तो 12 में से 10 किया तो कितने बचे 2, 2 का हम 2 से भाग करेंगे तो 1, तो बोट की चाल आ जाएगी 1 किलोमीटर। अब इसको यहाँ पर रख के भी देख लेते हैं, जैसे धारा की चाल 11 थी और बोट की 1, बोट की चाल 11 थी, धारा की चाल 1, तो 11 और 1 12, तो इसकी संयुक्त चाल 12 हो गई, और इन दोनों को घटाएंगे तो 10 किलोमीटर। तो इसने पूछा है मोटर बोट की शांत जल में चाल, तो 11 किलोमीटर, तो इसका आंसर 11 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल की 3 बराबर भागों में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल के लिए हमें क्या है, इसने कहा है कि दूरी अपनी 3 बराबर भागों में, स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में, यानी वो जो 3 अलग अलग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की चाल चल रहा है, तो वो 3 अलग अलग भागों में तय करेगा और वो उनकी दूरी समान है, तो हम उसकी वैल्यू मान लेते हैं ओवरऑल 3। तो 3, तो पहले अगर तीनों तीनों समान है तो तीनों एक एक में बटेगा, तो इसकी औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो दूरी हमने 3 मान ली, दूरी बटा समय, लेकिन समय दिया नहीं, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, हमें इसको तीनों को अलग अलग एक एक में डिवाइड कर देंगे तीनों में, क्योंकि 3 माना तो तीनों की समान, अगर अलग समान दूरी है तो तीनों में एक एक अलग अलग बांट देंगे तो तीनों समान दूरी हो जाएगी। तो इसमें पहले की दूरी 1 है और इसने 5 किलोमीटर की चाल चल रहा है, तो 5 प्लस दूसरी फिर 1 लिखे लगाएंगे और इसकी चाल की दूसरी में दूरी में 10 किलोमीटर, फिर अगली 1 किलोमीटर और इसकी चाल है 15 किलोमीटर। तो समान दूरी 1 1 1, तो ओवरऑल हमने 3 मानी थी और तीनों में 1 1 दे दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा चाल निकल के आ जाएगी। तो इनका एलसीएम लिया है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, इसका चल जाएगा 5 अंक 30 6, इसका 10 का भाग 30 में जाएगा 3 बार और 15 का जाएगा 2 बार, 6 3 9 और 2 11। तो इसको सॉल्व करेंगे 3/11, ये नीचे 30, ये नीचे भाग में है तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो इसको गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 90 अपॉन 11। तो सॉल्व करेंगे तो 11 बटा 88
और 2/11, तो इसकी वजह से चाल आएगी 8c2/11, जैसे इसमें दिया गया है डी में 8c2/11, तो इसका आंसर होगा 8c2/11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसमें क्या अगला क्वेश्चन में क्या आना है, जैसे इसमें 100 का स्क्वायर, तो हम 100 का स्क्वायर लेंगे, 100 का स्क्वायर, और पहले बोर्ड मास के नियम से होता है ये बोर्ड मास, आपको पता ही होगा बोर्ड मास। पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना पड़ता है, फिर इसके बाद ऑफ को, फिर भाग भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। तो हमें पहले इसको स्क्वायर करके पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ऑफ को गुणा करके फिर पहले ब्रैकेट में जो संख्या है उसको सॉल्व करके बाहर निकालेंगे। तो एक का स्क्वायर एक का क्यूब एक होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 100 गुणा 1 और 125, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ पे काटेंगे तो 4, और 25 का भाग 100 में 4 बार, 25 का 125 में 5 बार, तो इसकी वैल्यू निकल गई 4/5। ये भाग, ये इधर भाग का है तो इसको गुणा के चिन्ह करेंगे और अगली वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, तो गुणा के चिन्ह अगली वाले 1/4 को हम उल्टा करेंगे तो 4/1 निकल के आ जाएगा, गुणा 4 कर देंगे क्योंकि 4 है, माइनस यहाँ पे ऑफ है तो इन दोनों गुणा कर लेंगे, 30 30/5, तो 30/5 कितनी होगी, 30/5, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कर लेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64/5 माइनस यहाँ पे 30 को 5 से डिवाइड करें तो 33 की हो जाएगी 6, तो 55 इन दोनों करेंगे तो 55 25 5 30, 64 में से 30 निकालेंगे कितने बचेगा, 34, 34/5, तो इस पूरी ऊपर ऊपर वैल्यू निकल के आ गई 34/5। अब नीचे की वैल्यू इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले में सॉल्व करेंगे तो 4/5 लिख दिया, अब इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 5 और भाग को भाग का चिन्ह और इन दोनों गुणा करेंगे तो बार, क्योंकि पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ता है, तो 12 5 की 60, तो 5 भाग 60 प्लस 1/6, तो इसको करेंगे तो 5, ये भाग का चिन्ह 60 नीचे प्लस 1/6, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, 12 5 की 60, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1/12 प्लस 1/6, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 एकम 12 एक बार, 6 का जाएगा 2 बार, तो 6 एकम 6 6 12, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 3/12, 3/12, उधर 4/5 है, तो इसको इधर लिख देते हैं, ये 4/5 और इसकी वैल्यू, इसको ब्रैकेट की वैल्यू आई 3/12, तो इसको गुणा कर लेंगे 3/12, तो 4 से काटा 4 गुना 4 4 4 12, 3 से 3 गया तो वैल्यू निकली 1/5, तो ऊपर कितनी थी 34/5, ये 34/5 और नीचे वैल्यू कितनी निकल गया 1/5, तो इसको 1/5 कर देंगे। अभी ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर गुणा में आ जाएगा तो उल्टा होके, तो 34/5 इंटू ये 5, इस 34 को गुणा में जाएगा, ये एक 5 के नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, 1 का 34 में दिया, तो इसका आंसर आ गया 34, तो इसका आंसर है 34। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 के चतुर्थानुपाती और 4 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है B/C/A, तो इसमें B/C कितना है 4/6, तो 4/6 लिखेंगे, 4/6 कितना है 2, तो इसको करेंगे 2 से 4 काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, तो इसका तृतीयानुपाती हो जाएगा 12, और इसने पूरा है 4 और 8 का इसका चतुर्थानुपाती होगा 12, और तृतीयानुपाती का सूत्र होता है B²/A, ये B²/A, ये तृतीयानुपाती का सूत्र होता है, तृतीयानुपाती, और ये होता है चतुर्थानुपाती का, ठीक है। तो तृतीयानुपाती का B²/A यानी 8 8 64, एक कितना है पहले वाला तो 4, तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचा, 2 2 और 4 कितने 24, तो 4 6 24, तो इसने 12 और 16 का अनुपात पूछा है। अब चतुर्थानुपाती 12 है और तृतीयानुपाती 16 है, तो 12 और 16 का अनुपात करेंगे तो 4 एकम 4 4 8 4 12 4 4 16, तो इसका अनुपात होगा 3/4, तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया 3/4। क्वेश्चन है एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5, एक छात्र ने, अगला क्वेश्चन बताया कि एक छात्र ने 5/4 के बजाय 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, उसे गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें 4/5 इनका एलसीएम लेना पड़ता है पहले, तो हम 5 और 4 से गुणा होने वाली संख्या डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी 20, तो हमें इनका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, तो हमें जैसे वो संख्या मान लेते हैं 20 है, इसको हमें 5/4 से गुणा करना था, तो 4/5 से गुणा करते हैं तो कितने आते, तो 20 को 4 का 20 में देंगे तो 5, तो 55 25, तो वैल्यू 25 आती, लेकिन बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, लेकिन हमें गलती इस 5/4 से गुणा करना था, लेकिन उस संख्या को हमने किससे गुणा कर लिया 4/5 से, तो 4/5 से गुणा करने में क्या निकल गया है 5 से 20 को दिया तो 4, तो 4 चौक 16, तो ये 25 आना था, लेकिन हमें गलती से 4/5 से गुणा कर दिया तो वो संख्या आ गई 16। अब ये कह रहा है कि उस गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए,
तो 25 के 16 आ गए तो कितने कम आए, 25 में 16 जाएंगे तो 9 कम आए। और किससे कम आए, 25 से, क्योंकि वो संख्या 25 से आना था लेकिन हमें गलती गुणा किया तो पहली वाली संख्या से हमें नीचे आएगी हमेशा, क्योंकि इससे ये त्रुटि हमें आना ये चाहिए था लेकिन 16 आ गया। तो इसका अंतर करेंगे, फिर जो आना चाहिए थी संख्या उसको नीचे कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा है। तो 25 का 100 में कितने बार जाएगा, 4 बार। तो इनको 9 एकम 9, 9 2 तो 27, 9 चौक 36, तो ये 36% की त्रुटि आएगी। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि 36% है, तो इसका आंसर भी होगा 36%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन पर एक टुकड़ा बेचा जिसके प्रत्येक बिचौलियों को 25% का लाभ प्राप्त हुआ, यदि बिक्री व्यक्ति ने 6,25,000 में जमीन खरीदी तो जमीन की कुल कीमत क्या थी। तो ये 6,25,000 में उसने कीमत खरीदी तो जमीन की पहली कीमत क्या थी। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 25% 1/4, यानी कोई चीज़ 4 की थी लेकिन उसने 5 में खरीदी। तो 4 से 5 दो बिचौलियाँ थी पर ज़मीन को 2 बिचौलियों के बीच, तो एक बिचौलिए ने 4/5, दूसरे ने 4/5, तो इनका 4 चौक 16, 5 25। तो इसने 25 की वैल्यू बता रखी है 6,25,000। तो ज़मीन की मूल कीमत हमें 16 की वैल्यू बताना है। तो 25 बराबर कितना बता रहा है, 6,25,000। तो हम 25 को 6,25,000 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 25 दूनी 50, 12 और 5 25, 125। तो 25 पंजो 125, 3 जीरो। तो एक के लिए निकलेगा आगे 25,000। 25,000 को हम 16 से गुणा करेंगे तो ये 3 जीरो की 3 जीरो तो है जैसे ही, फिर 16 पाँच की 80 को जीरो, हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। तो इसकी वैल्यू मूल कीमत थी 4 लाख, तो इसका आंसर है 4 लाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1 से यदि 100% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया तो इस 1 से यदि इसे 100% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया, इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया तो एक्स का मान, किसी वैल्यू हमें मान लेते हैं 100 रुपये, उसकी वैल्यू 100 है CP, लेकिन उसने MP कितना कर दिया 100% बढ़ाकर, तो 100 का 100% बढ़ाकर तो 200 कर दिया। उसने कह रहा है कि 100% बढ़ाकर अंकित किया है, ये इसे 20% छूट देने के बाद तो इस पर 20% की छूट देगा। तो 10% की वैल्यू, 10% निकालने के लिए हम एक जीरो को छिपा लेते हैं तो जो संख्या बचेगी वो 10% होगी। तो इसका 10% 20 है, तो हम 20% निकालेंगे तो डबल कर देंगे तो 40%। तो 40% घटाने के बाद कितना कितना बचेगा, 160%। ये कह रहा है 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा, तो 160 की वैल्यू बता रहा है 1200। तो 2 जीरो लगेंगे, एक जीरो से एक जीरो, फिर इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 गुम 4, 4 4 12। तो एक की वैल्यू 4 से फिर 30 को काटेंगे तो आ जाएगा 4 7 28 पॉइंट, दो बचेगा, फिर पॉइंट लगाते हैं जीरो, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 7.5। तो कह रहे एक्स का मान 100 है, तो हम 7.5 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। तो इसका आंसर निकल के आएगा 750। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताया कि 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8वां भाग होगा, और उत्तर वर्ष और महीने में व्यक्त करना है। तो 3/8वां भाग आप सबको पता है, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होता है। तो 2/8 कितने हो गए, 2/8 हो गए, इसका डबल तो 25%। और 3/8 फिर 25% 12.5 को जोड़ देंगे तो 2/8, अगर 2/8 25% है, 3/8 निकालेंगे तो 12.5 और जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 3/8 की वैल्यू होती है 37.5। तो इस 3/8 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 37.8। 1/8 की वैल्यू 12.5 है, तो 3/8 को इससे गुणा कर देंगे तो 37.5 निकल के आएगा। अब ये कह रहा है कि 5% की दर है, तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो हमें समय निकल के आ जाएगा। जो दर होगी उसको हम, जो जितना परसेंटेज होगा उसको 10 से भाग कर देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। तो 37.5% ब्याज हुआ पूरा, उसमें 5 से हम 5% की दर से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 5 7 35, तो 7 वर्ष। फिर अब कितना बचा, 2.5 वर्ष, यानी 7 वर्ष और 6 महीने। क्योंकि अगर एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में 5% लग रहा है तो 6 महीने में कितना लगेगा, आधा 2.5%। तो 7 5 35 के बाद में 2.5 बचा, तो 7 वर्ष और 6 महीने। तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष 6 माह। तो इसने 3/8वां भाग 7 वर्ष 6 माह में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की, यदि ब्याज 8% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 2244 रुपये से बढ़ जाता है। तो हमें पहले क्या थी, उससे कुछ मतलब नहीं है, 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है और उसने 8% बढ़ा दी, तो जो पहले थी वो तो रहेगी, उसके अलावा 2240 बढ़ी है। तो हम इन दोनों गुणा करेंगे, जो संख्या बढ़ेगी उसकी वैल्यू 2240 है। तो 7 और 8 को गुणा कर लेते हैं, 7 और 8 को गुणा करेंगे तो 7 7 7 8 56, तो 56% बढ़ा अगर 8% बढ़ा, और 56 की वैल्यू बता रखी है इन्हें 2244। तो इसको हम काटेंगे
तो आ जाएगा ये पीछे वाली वैल्यू से देख लेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 22 तेरह 24, तो 56 को हम 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 6 कम 6 6 दूनी 22 तेरह 24 के 4 आंसर का 2, 5 20 और 2 22। तो ये पूरी पूरा 56 का 240 में जा रहा है 40 बार, ये 4 बार जाएगा 0, तो इस ए की वैल्यू आ गई 40। उसने पूछा निवेश की गई धनराशि, तो निवेश की गई धनराशि 100 होती है, तो 40 को हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा जाएगा 40 और 100 तो 4000, तो इसका आंसर है 4000। 40 को 100 से गुणा करेंगे तो 4000 आंसर आ जाएगा। 32 का आंसर है 4000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है तथा मनोज 5 दिन में 10 बैग बना सकता है। अनिल तथा मनोज दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं? तो इसमें अनिल का एक दिन का बैग बैग निकालेंगे। अगर 4 दिन में 20 बैग बना रहा है तो एक दिन में कितना बैग निकाले बनेगा? तो 20 को ऊपर कर देंगे, एक दिन जो जितने दिन है उसको भाग कर देंगे, एक दिन में कितने बैग निकाले बनेगा वो आ जाएगा। तो 20/4 तो 5 बैग बनाएगा ये अनिल एक दिन में। उसके बाद अगर मनोज 5 दिन में 10 बैग बना रहा है। अगर 5 दिनों में 10 बैग बना रहा है तो एक दिन में कितने बैग बनाएगा? तो बैग को ऊपर लिख देंगे और दिनों को नीचे, तो 10/5, तो इसका आंसर निकलेगा 2। तो एक दिन में 2 बैग बनाएगा। तो अनिल तथा मनोज दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बनाएगा? अनिल 5 बना रहा है, मनोज 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बनाएगा? 7, तो इसका आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रति केले ₹y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें y/4 प्रति केले की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमें एक दर्जन में बताए 12 होते हैं, तो अगर ₹y में प्रति दर्जन, तो अगर एक की वैल्यू निकालना है तो हमें y को ऊपर लिख देंगे और ₹12 नीचे लिख देंगे, क्योंकि 12 ये 12 वस्तु है, तो ये CP की वैल्यू आ जाएगी y/12। और इसने क्या है कि y/4 प्रति केले की दर से बेचा, तो SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? SP की वैल्यू आ जाएगी y/4। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें ये SP है, तो इसको मान लेंगे y2 y1, y1 है CP, y2 है SP। तब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 4 है, y/4, ये y2 होगा, तो इधर जाएगा तो ये 4 y1 हो जाएगा और ये 12 y2 हो जाएगा। तो इनको काटेंगे तो 1 और ये जाएगा 3, तो y2 की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी? 1, और y1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। यानी हमने ₹3 में चीज़ खरीदी और 1 में बेच दी, तो उसका लाभ बताना है। तो हमें 3 की चीज़ को अगर 1 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ? हमें लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ केले ₹y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें y/4 प्रति केले की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, हमें पता है, तो हमें ₹y में 12 प्रति दर्जन, यानी अगर एक की वैल्यू निकालेंगे एक केले की तो ₹y ऊपर जा जाएंगे और नीचे 12 आ जाएंगे। ये केले, ये उसके केले 12, तो ये 12 किलो की जो केले खरीदे उसने, तो उसने एक केले की अगर रेट निकालना है तो रुपये बता रहा है, तो ऊपर आ जाएगी और नीचे रुपये, वो जितने केले हैं उनकी संख्या आ जाएगी, तो एक केले रुपये निकल के आ जाएंगे। और ये कह रहा है कि y/4 प्रति केले की दर से बेचा, y/12 में खरीदा और y/4 में बेच दिया, तो हमें उसके लाभ बताना है। तो हमें 12 और 4 से कटने वाली संख्या एलसीएम लेना है, तो वो 12 होती है, तो 12 से इसको काटा तो भाई इसके वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 1, और इसको यहाँ से 12 गुना करेंगे तो आ जाएगी 3, यानी इस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें 1 में खरीदा और उसको 3 में बेच दिया, तो हमें लाभ कितना हो यही पूछ रहा है। तो हमें 1 की वैल्यू को अगर 3 में बेचेंगे तो हमें 2 का लाभ होगा, किस पे होगा? 1 पे, गुणा 100 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल रही है 200%। तो ये इसने लाभ पूछा है तो इसका लाभ हो जाएगा 200%, तो इसका आंसर है 200%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर को 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ जाता है, तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? इस तरह के क्वेश्चन को हम अगर गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगी। इससे शॉर्ट ट्रिक होता है बहुत ही आसान। ये कह रहा है कि 21वें मैच में 87 रन बनाए और बनाए, उसके प्रति मैचों रनों का औसत 2 बढ़ गया, तो अगर उसने 87 बनाए तो उसको 21वें मैच में हर मैच में 2-2 बढ़ गए, तो इसने 21वां मैच था, उसको हर मैच में 2-2 बढ़े, तो कितने बढ़े? 42 बढ़े, और उसने बनाए कितने? 87। तो 87 से 42 को माइनस कर देंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा तो 5, तो इसका पहले उसका औसत था 45, और अब अगर वो 87 बनाता है तो उसके सभी औसत में 2-2 की वृद्धि हो जाएगी, तो उसका नया औसत हो जाएगा 47। तो इसने पूछा है कि 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, तो उसके 21वें मैच के पहले औसत 45 था, तो इसको सभी इसका पहले जितने भी पारियाँ चल रही थी उनका ओवरऑल औसत 45 था, लेकिन इसने 87 रन बनाए 21वें मैच में, तो इसका औसत 47 हो जाएगा। इसने पुराना पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 45। और अगर इसको हम लॉन्ग करेंगे तो पहले हमें इसको थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस इस तरह 40 का योग ज्ञात कीजिए। हमें n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसमें m संख्याओं का योग ज्ञात करने का शुद्ध फॉर्मूला होता है। पहले इसका फॉर्मूला होता है, पहले संख्या निकालनी है ओवरऑल संख्या कितनी है,
तो इन संख्याओं को याद करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन गुणा डी, जो होता है सार्वंतर वो होता है टी एन, यानी टोटल पदों की संख्या। तो एक का मतलब होता है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कहता है 6 प्लस n माइनस वन, ये हमें पता नहीं है, और इनका अंतर कितना है, डी का मतलब है सार्वंतर, तो दो दो का अंतर है, तो दो कर देंगे, और इसका 40, ये टी एन का मतलब होता है टोटल लास्ट की पद, तो ये कौन सा है 40, तो इसको कर देंगे। अब यहाँ पे इसको काटेंगे 6 प्लस 2 को n माइनस वन में गुणा करेंगे 2n माइनस 2, फिर 6 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे कितने 4, तो 4 को 36 में से माइनस करेंगे तो 2n की वैल्यू 4 को 36 में माइनस करेंगे 36 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 36 में काटेंगे तो 18, तो वो टोटल पदों की संख्या आ जाएगी 18। टोटल पदों की संख्या कितनी है 18। अब ये कह रहा है कि संख्या का योग, तो संख्या का योग याद करने का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक a प्लस एल। n/2 होता है जो हमें संख्या निकाली पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है 18, तो 18/2 कर देंगे, और a का मतलब होता है शुरुआती पद जो होता है 6, तो शुरुआती पद हमारा कितना है इसमें 6 प्लस एल लास्ट का पद, तो लास्ट का पद कौन सा है 40, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इनका योग निकल जाएगा, तो 9 2 और इसको 6 और 40 46, तो 9 और 46 को गुना करेंगे तो 414, तो इनका आंसर आ जाएगी 414, तो इसका आंसर है 414। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसमें हमें ज्ञात करने के लिए हमें जैसे इसमें ज्ञात करने के इसका डायरेक्ट हम देख लेते हैं, जैसे इसमें तीसरे को देख लेते हैं, इसका आंसर होगा तीसरा। अब तीसरा किस तरह होगा, जैसे √7 है तो √7, उसके बाद में √45 का क्यूब और √11 का क्यूब, तो मैंने जैसे अभी पहले कुछ देर पहले बात किया था, √7 को हम ऐसे लिखो या 7/1/2 करेंगे तो बात बराबर ही होती है, तो 7 को करेंगे तो 7 से 1/2 लिख सकते हैं, 45 को 1/3 लिख सकते हैं, और फिर 11 को हम 45 को ये 4 है तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, और 11 को अगर क्यूब है तो 1/3 लिख देंगे। अब 4 3 2 का एलसीएम लिखेंगे जो 12 होगा, तो इसको 12 से काट देंगे तो 12 की 2 × 12, तो 7 की पावर 6 इंटू इसको काटेंगे, इसको 12 से करेंगे तो 3, तो 45 की पावर 3 गुणा इसको 12 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, तो 11 की पावर 4, तो ये इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी √7, उसके बाद में उससे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आएगी √7, उससे छोटी वैल्यू √45 का क्यूब, और उससे छोटी वैल्यू आ जाएगी √11 फोर्थ, और उसकी छोटी वैल्यू आ जाएगी 11 का क्यूब। √7 45 का 4th पावर और 11 का 3 पावर, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 3। अगली संख्या है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर, तो संख्या का औसत, तो हमें लिख देते हैं ABC तीनों संख्या, ABC तीनों संख्या लिख देते हैं। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुना कर दिया, और दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की आधी, तो तीसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या तीसरी की आधी है तो 1 हो जाएगी। जो पास वाले होते हैं उसको खाली खाली होता है उसको पास वाले से भर देते हैं, एक तो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा 3:3, 1:1, 2:2, तो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा 3:1:2। अब ये कह रहा है कि संख्या का औसत 60 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या का औसत कितना है 60, संख्या कितनी है ये मान लेते हैं x है सभी, इन तीनों को जोड़ेंगे 3x 1x 4x, तो ये जाएगी 6x, और संख्या कितनी 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो औसत ये इसने औसत 60 बताया और हमने इसको x माना था, अनुपात निकल गया, तो इसका औसत ये आ जाएगा, तो ये 3 इधर है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा बराबर 6x, 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6 22 18, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। अब इसने पूछा तीसरी संख्या है 2, तो x की वैल्यू 3 है, तो 2 × 30 करेंगे तो तीसरी संख्या निकली जाए 60, तो इसका आंसर है 60। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आगे ये तो अगला क्वेश्चन है एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है गोला, जैसे गोला इस तरह होता है तो गोले की त्रिज्या ये त्रिज्या ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या r है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इसके व्यास इसकी ऊंचाई बराबर होगी तो r + r, तो इसका व्यास इसकी ऊंचाई होगी, तो गोले की अगर ऊंचाई की बात करें तो 2r होगी, और घन होता है इस 4 स्क्वायर में, तो इसका ऊंचाई तो ये एक इसकी वैल्यू तो यही होगी, तो इसने कहा है कि एक घन और गोले की ऊंचाई समान है, तो घन की भुजा a होती है और गोले की ऊंचाई तो ये 2r होती है, तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे तो a/2 हो जाएगी r की वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम ये इसने पूछा है इनके आयतनों का अनुपात, तो इनका आयतन को इक्वल कर देते हैं, तो इनका आयतन करेंगे तो घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है गोले का आयतन। तो अब इसने
पाई की वैल्यू ऑप्शन में जैसे पाई की वैल्यू कट नहीं रही है तो पाई की वैल्यू कटेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में वैल्यू पाई दे रखी है। अब इसके बाद में हम की वैल्यू ए के क्यूब घन का क्यूब ए जैसे जैसे रख रख देंगे, आगे सोल्व कर लेंगे 4/3। पाई की वैल्यू ए जैसे रखेंगे। आर की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी, आर की वैल्यू है आर की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल दी, आर की वैल्यू a/2। तो हमें इसको a/2 का क्यूब कर देंगे, a/2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 4/3 पाई ए क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 से इसको काटेंगे 2, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी पाई इंटू ए का क्यूब और 3 दूनी 6, और इधर कितनी क्या आएगा ए क्यूब। तो ये इधर जाएगा 6, तो इधर नीचे इधर भाग में तो इधर गुणा में जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। तो शंकु और ये घन और गोले का आयतन का अनुपात हो जाएगा 6:पाई। तो इसका आंसर होगा 6:पाई। तो इसका आंसर है 6:पाई। तो ये हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 23 फरवरी 2025 के मैथ का सॉल्यूशन था, जो RWF के ऊपर था। तो अगर आपको क्वेश्चन मेरे किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने कोशिश की अच्छे से मैं सिखाया बताया, लेकिन थोड़ा सा अभी मैंने अभी तक ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही होगी शायद, और मैंने कोशिश की है वैसे अच्छे से समझा सकूँ। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन को बता सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो इतनी देर तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। और अगर आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने अभी रात के बजे 11:10 बजे दिखा देता हूँ, 11:10। अभी मैं इतनी लेट नाइट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अभी सुबह अपलोड करूँगा इसको। तो मेरी इतनी थोड़ी सी मेहनत के लिए लाइक तो कर ही देना, और इतनी देर तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।